जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। आज हम भारत के भूगोल का जो जीएस पार्ट है, भारत के भूगोल का सामान्य अध्ययन है, उसकी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो क्लास है, ठीक है, सडनली डिसाइड हुआ और आज से हम ये क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चूँकि भारत का भूगोल आपका इंडियन जीएस का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हालांकि यह जो विषय है इसका वेटेज थोड़ा कम है, इसमें कम प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर प्रश्न आपको एप्टीट्यूड, मैथ्स, छत्तीसगढ़ के भूगोल, इतिहास से मिलेगा और जो इंडियन जीएस का पार्ट है इससे आपको कम प्रश्न मिलेगा। इसलिए हम इस पर एकदम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है वही टॉपिक, वही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? एक बार यस और नो रिप्लाई कर दो भाई फटाक से। चलिए भाई, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार बता दो भाई फटाक से। आ रही है आवाज़? भारत का भूगोल आ रही आवाज? ओके आजाद। राधे राधे। चलो भाई, तो भारत के भूगोल का आज पहला क्लास है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्लास आपकी पहली है और इस क्लास में हम वही चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकता है। हालांकि पूरी चीज़ इसमें कवर होगी, लेकिन थोड़ा स्पीडली हम इस विषय को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज आपकी पहली क्लास है, इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि ये जो भूगोल है, ये भूगोल है, ये है क्या। तो नाम में ही छुपा है, जो भूगोल है उसी को हम भूगोल कहते हैं। ऐसा भू जो कि गोल है उसे हम भूगोल कहते हैं। अगर इंग्लिश में मैं देखूं तो इसी को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो जियो धन ग्राफिया, अगर हम देखें तो जियो धन ग्राफिया, इसका अगर हम डिवाइड करें, जियो प्लस ग्राफिया बनती है जियोग्राफी, ठीक है। अब जियो का मतलब होता है क्या? तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है इसका मतलब? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है का वर्णन। मतलब जियोग्राफी क्या है? मतलब जियोग्राफी ये है, पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी का वर्णन मतलब ऐसा विषय जहां हम पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी जो आप सब जहां रह रहे हैं, जहां निवास करते हैं, उस पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वही पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ओके, तो जियोग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, नाम में तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, इसकी परिभाषा पूछूं, डेफिनेशन पूछूं, तो किसे हम कहते हैं? भूगोल। तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा, भूगोल वह विषय है, भूगोल वह विषय है जहां हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके समस्त विभाग का अध्ययन करते हैं। समस्त विभाग का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है?
भूगोल कहलाता है। ठीक है, यहां पर मैंने परिभाषा बताया, परिभाषा लिखा है कि भूगोल क्या है। भूगोल वह विषय है जहां हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जो पृथ्वी है उसके ऊपरी स्वरूप और उसके अलग अलग विभाग, विभाग मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो इस विभाग के अंतर्गत जैसे आपको पता होगा, इसके अंतर्गत हम पर्वत, पहाड़, पठार, पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे, नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, झील के बारे में अध्ययन करेंगे, वन के बारे में अध्ययन करेंगे, खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। ये सब अलग अलग विभाग हैं जिसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग विभागों का अध्ययन भूगोल कहलाता है, इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो जियोग्राफी क्या है, जियोधन ग्राफिया, पृथ्वी का वर्णन। ठीक, अब ये प्रश्न यहां पर क्या पूछ सकता है, तो सीधा सीधा अगर मैं प्रश्न पर आऊं तो इस भूगोल का विकास कैसे हुआ, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे प्रश्न। तो यहां पर एक बंदा था जिसका नाम था हिकेटियस। ये बंदा आया और देखा कि इस पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कहीं नदी तो कहीं पहाड़ है। तो इसने पहली बार भूगोल के ऊपर एक बुक लिख दिया, पहली बार भूगोल के ऊपर एक बुक लिखा और इस बुक का नाम था जसप्रियोडस। इस बुक का नाम क्या था, जसप्रियोडस। और इसी बुक को लिखने के बाद लोगों ने इस हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा। क्या कहा, भूगोल का जनक। तो पहला प्रश्न यही बनता है, भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं, बताओ। क्या हो गया भाई, जनगणना, ये क्या बोल रहे हो आप, जनगणना क्या है, नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। चलो भाई, तो जसप्रियोडस एक बुक लिखा जिसे हमने क्या कहा, भूगोल का जनक कहा। ठीक है, चलो आ जाओ। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक बंदा इसके बाद आता है जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। नाम भी एकदम अजीब अजीब नाम है ना, नाम भी एक से एक नाम है। इसका नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। ये इरेटोस्थनीज कौन था, तो ध्यान से सुनना। यह इरेटोस्थनीज आया और एक शब्द दिया जियोग्राफिका, एक शब्द दिया जियोग्राफिका, शब्द दिया। और इसने नया काम क्या किया, इसने जो बुक लिखा था जसप्रियोडस, उस बुक को देखा और देखने के बाद उसको व्यवस्थित ढंग से अरेंज कर दिया, सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया। इसलिए लोगों ने इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा, व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन कहलाए, इरेटोस्थनीज कहलाए। इसके बाद जो तीसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आया, देखा भाई कि सब लोगों ने भूगोल की परिभाषा दे दिया, भूगोल के ऊपर एक बुक लिख दिया, भूगोल का एक शब्द ज्योग्राफी का दे दिया। तो तीसरा बंदा आता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट इसका पूरा नाम है, वोन हम्बोल्ट। ये अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जब आया तो इसने कॉस्मोस के बारे में बताया। कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। अब ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, साथ ही साथ इसने एक शब्द जलवायु के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो जलवायु शब्द देने वाले बंदे का नाम क्या है, जिसने ब्रह्मांड के बारे में बताया, उसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इसलिए लोगों ने इसको आधुनिक भूगोल का जनक कहा। लोगों ने इसको क्या कहा,
आधुनिक भूगोल के जनक के नाम से इसे जाना गया। तो लोगों ने इसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा। आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? तो आधुनिक भूगोल के जनक कहलाए अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ये 3 नाम याद हुआ क्या? बताओ कैलाश यादव। तो आज आपकी भूगोल की पहली क्लास है, फिर से मैं बता दूं। हालांकि ये क्लास को मैं, ठीक है, हो सकता है अल्टरनेट के फॉर्म में लूं, एक एक दिन के गैप में, और एक एक दिन आपको एमसीक्यू भी कराते चलूं, ठीक है। तो जिस दिन एमसीक्यू नहीं होगा उस दिन ये क्लास होगी, और जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन एमसीक्यू होगा, ये सोच के चलना, ठीक है। क्योंकि आपका सामने एग्जाम है, तो जितनी जल्दी हो सके वो सारे कोर्स जो आपके विषय हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, अपना ये टारगेट रहेगा। बाकी अभी जो फैकल्टियों की क्लास नहीं हो रही है उसके पीछे कारण कि अभी 11 तक सब छुट्टी पे हैं। तो 11 यानी 10 तारीख तक सब छुट्टी पे हैं, 11 से सब लोग में भी आएंगे, ठीक है। तो आज क्या है? आज आपका वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, ये 2 दिन, फिर सैटरडे संडे आपका, फिर रक्षाबंधन भी आ जाएगा, है ना। और उसके बाद आप देखोगे तो 11 से आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। रेगुलर क्लास आपकी 11 तारीख से शुरू होगी। ओके, सबको क्लियर है जो बोल रहा हूं मैं? तो अभी क्लास आपकी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई क्लास मैं स्टार्ट कर देता हूं भूगोल का, ताकि आपका समय यूटिलाइज हो। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई, तो भूगोल की क्लास को मैं हो सकता है अल्टरनेट फॉर्म में लूं, लेकिन इसको अपन जल्द से जल्द खत्म करेंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। क्योंकि ज्यादा प्रश्न आपको यहां से नहीं मिलेगा, तो बहुत डीप में पढ़ने का मतलब नहीं। हमको वही पढ़ना है जहां से एग्जाम में प्रश्न आए, और एग्जाम में आए ऐसे प्रश्न तो आपसे बन जाए, ठीक है। अभी संडे को नहीं होगा जी, आजाद सिंह, संडे को अभी नहीं होगा, ठीक है। चलो संडे को भाई एक दिन छुट्टी है, आप भी उसमें रिवीजन करो, ठीक। सैटरडे को तो एमसीक्यू का ही होगा। चलो, तो 3 नाम सबको याद हुआ? तो मुझे 3 नाम के बारे में बताओ, क्या क्या बताया? एक है हाय, और मिल गई कैटरीना। रास्ते में चलते चलते जिस जगह पर कैटरीना मिली वो स्थान को रट लिया, तो वो स्थान अपने आप रटा गया। और आधुनिक भूगोल मतलब आधुनिक दुनिया में कौन है? हम हैं। तो यहां पर ये 3 नाम आप देखो, हाय कैटरीना, जहां पर भी कैटरीना कैप मिल जाएगी आजाद सिंह को, तो आजाद सिंह उस स्थान को रट लेंगे ना। मान के चलो आजाद सिंह जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में, और रास्ते में मिल गई कैटरीना कैप, तो कैटरीना कैप को देखते ही हाय कैटरीना बोलोगे, और वो बलौदा बाजार के स्थान अपने आप रटा जाएगा। तो यही नाम याद रखना, हाय कैटरीना से, हाय से ही केटी, हाय केटी बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में, तो हाय कैटी, ही केटियस, और रटा जाएगा ये स्थान, तो ये रटा जाएगा, ये स्थान रटा जाएगा। तो ये स्थान रटोस्थनीज, ये स्थान रटा गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक। तो हिकेटियस आपके भूगोल के जनक है, इरेटोस्थनीज आपके व्यवस्थित भूगोल के जनक है, और हमें बोलो मतलब हमबोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक। 3 नाम याद हुआ क्या सबको? बताओ, ये 3 में से कोई एक आध प्रश्न हो सकता है आ जाए। भूगोल के जनक कौन? तो हिकेटियस। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन? तो इरेटोस्थनीज। और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो हमबोल्ट। याद रहेगा। कितने प्रश्न आ सकते हैं? तो ये हो सकता है 4-5 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है, तो आप उसको लेते हुए चलना है। आपको 6-7 प्रश्न भी देखोगे तो बहुत हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये सब चीज पढ़ना जरूरी है। चलो भाई आ जाओ। उसके बाद कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें, जैसे कि जियो शब्द है ना। अब ये जियो में, यहां पर इस जियोग्राफी में, ये जियो में ही एक है ग्लोब और एक है मैप मतलब नक्शा, और ग्लोब को तो जानते ही हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है ग्लोब मतलब क्या? तो ग्लोब का मतलब ये भाई, ग्लोब का मतलब ये है आपका ग्लोब, ठीक है। इस ग्लोब को किसी ना किसी बंदे ने तो बनाया होगा,
तो इस ग्लोब को बनाने वाले का नाम क्या है? तो इस ग्लोब के ऊपर में कौन है? आप सभी हैं। आप कार्य में 3 क्वेश्चन आया था। हाँ भाई ठीक है आजाद सिंह। बाकी यहां पर जो पुलिस भर्ती है यहां से आप मिनिमम 5 प्रश्न तो लेके चलो, क्योंकि भूगोल है और भूगोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई दुनिया के बारे में, पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में क्या है, वो जानकारी होनी चाहिए पुलिस बनने वाले हो तो। ठीक है, तो भूगोल के मान के चलो मिनिमम 5 प्रश्न तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसको टारगेट में लेते हुए अपन खत्म कर रहे हैं। तो ये ग्लोब के ऊपर में क्या है? पृथ्वी के ऊपर में मिट्टी है, और मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में हम क्या कहते हैं बताओ तो? माटी। और माटी से इस बंदे का नाम याद रखना, मार्टिन। और माटी में कौन है? हम हैं। तो इसका पूरा नाम मार्टिन बेहम, याद रखना। तो ग्लोब का निर्माण किसने किया? तो ग्लोब में हम हैं, माटी में हम हैं, मार्टिन बेहम ने किया। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, वो सब चीज को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, स्पेशल छत्तीसगढ़, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी बता दूंगा वो सब। अभी नामकरण में पढ़वाऊंगा ना जी, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी भारत का नामकरण में ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द है, ये सब कहाँ से आया, क्या आया, मैं सब अभी बताऊंगा, डोंट वरी। मैप, तो मैप से याद रखना, म से मैप और में से ही नाम शुरू होता है मेंडर का। तो मेंडर ने मैप, नक्शा बनाया। ग्लोब को निर्माण मार्टिन बेहम ने किया। और अगर भारत का नक्शा किसने बनाया प्रश्न पूछ सकता है। भारत का मैप बनाने वाले बंदे का नाम, तो एम से मैप शुरू हो रहा है, तो एम प्लस एन, तो एम प्लस एन आपस में मिले, तो एम प्लस एन याद रखना, एन मिले, एन विले भारत का नक्शा बनाए। तो भारत का वर्तमान में जो नक्शा आपने देखते हो ना, उस नक्शे को बनाने वाले बंदे का नाम एन विले था, याद रखना। ठीक है, एन विले। ठीक, और इस भारत के नक्शे को विश्व के मानचित्र पर, मतलब ये पूरा नक्शा बना हुआ दिख रहा है, और इस नक्शे को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले बंदे का नाम पूछ दे, तो ये भी याद रखना, भारत के नक्शे को या भारत के मैप को, भारत मैप को विश्व मानचित्र पर दर्शाने वाले का नाम, विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले कौन थे? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा है, याद रखना, टालमी। तो टालमी जो थे वो भारत के नक्शे को विश्व मानचित्र में दिखाए। तो यहां पर मैंने 4-5 पॉइंट बताया, याद रखना। इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख देता हूं सीधा सीधा। एक इसको याद रखना, दूसरा ये याद रखना, तीसरा ये याद रखना, चौथा ये याद रखना। तो ग्लोब को बनाने वाले बंदे का नाम मार्टिन बेहम है। मैप को बनाने वाले का नाम, विश्व नक्शा, विश्व मानचित्र बनाने वाले का नाम मेंडर है। भारत का नक्शा बनाने वाले का नाम एन विले है। और भारत के नक्शे को विश्व के मानचित्र में दर्शाने वाले का नाम टॉलमी है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, गाड़ी बढ़ाऊं आगे, चले आगे, चलो भाई। तो स्पीडली कराऊंगा, जितनी चीज बता रहा हूं बस पढ़ते चलो, याद करते चलो। आ जाओ, अगला टॉपिक अब डाल दो, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। तो भारत के कई नाम हैं, एक नाम आर्यवर्त। एक नाम क्या है? आर्यवर्त। ठीक है, ऐप में क्लास नहीं चल रहा है क्या सर जी? अभी आप लोगों को जिसमें क्लास ले रहा हूं ये आपका YouTube में चल रहा है। ठीक है, ऐप में आपका अपलोड कर दिया जाता है, उसके लिए निश्चिंत रहे। एक मिनट,
ठीक है। ऐप में क्लास नहीं चल रहा है क्या सर जी? समझ में आ गया। आजाद सिंह 4th गियर में लो क्लास को। चलो भाई आ जाओ, फिर 4th गियर में ले रहा हूँ, स्पीड से करेंगे अपन पूरे कंप्लीट कोर्स स्पीड में। आर्यवर्त, आर्यवर्त याद रखना भारत का एक नाम क्या था? आर्यवर्त था। इसी आर्यवर्त का नाम जो कारण था वो आर्यों की वजह से पड़ा। तो आर्यों का, ठीक है, भारत में प्रवेश हुआ, निवास हुआ, इसलिए भारत को आर्यों के नाम पर आर्यवर्त कहा गया। पहला नाम आर्यवर्त कहा गया। दूसरा नाम भारत, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो राजा दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, का नाम क्या था? भरत था। और इसी भरत के, राजा भरत की वजह से भारत का नाम भारत पड़ गया। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऋग्वेद में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे थे कि कुछ 4 शक्तिशाली जन थे, कबीले थे, जिनमें से एक जन, एक शक्तिशाली जन का नाम था, एक कबीले का नाम क्या था? भरत था। और उसी के आधार पर भारत पड़ गया। तो ये सब सामान्य चीजें हैं। तो यहाँ पर याद रखना, तीसरा जो जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, जहां से प्रश्न पूछता है, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने दिया? हिंदुस्तान। तो भारत को हिंदुस्तान बोलने वाले कौन थे? तो याद रखना भारत को हिंदुस्तान बोलने वाले ईरानी थे। कौन थे? ईरानी। तो अगर पूछे भारत का नाम हिंदुस्तान किसने दिया, तो ईरानियों ने दिया। ईरानी लोगों को ही पारसिया कहा जाता था। पारसियों द्वारा भारत का नाम ईरानी पड़ा, ईरानी के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। याद रखना कैसे पड़ा? तो ये पड़ा ऐसे कि ये जो ईरानी थे उन लोग सिंधु नदी को जानते थे। किसको जानते थे? सिंधु नदी। अब जो ये सिंधु है उसके आसपास के स्थान को सिंधुस्तान कहते थे, और ये स को हा बोलते थे। तो धीरे से ये स की जगह हा लगा दिए और नाम क्या बन गया? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान टूटकर अभ्रंश होकर के हिंदुस्तान कहलाया। बात समझ में आई? तो ये स शब्द जो है सिंधुस्तान, स को हा बोलते थे और सिंधु की जगह हिंदू बोल दिए और नाम बन गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम देने वाले कौन हैं? ईरानी है। याद रखना ईरानी है। फिर आता है इंडिया। अब भारत का नाम इंडिया भी है, बताओ, सबको पता है। तो इंडिया नाम देने वाला, याद रखना यहां पर जो सिंधु, ये सिंधु है, ठीक है, इस सिंधु का हा हो गया हिंदुस्तान, और ये जो सा है, ये सा जो है हा हुआ, और यही हा सा थोड़ा सा हट गया और बन गया इंदु। क्या बन गया? इंदु। और इसी इंदु से भारत का नाम इंडिया बन गया। तो इस इंडिया को नामकरण करने वाला जो था वो यूनानी था। कौन था? यूनानी। याद रखना, ठीक है। तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। ये प्रश्न पूछे तो बन जाएगा, बताओ। यूनानी मतलब याद रखना, नानी जो है इंदु के साथ खेलती है, तो नानी यानी यूनानी ने इंडिया नाम दिया, और रानी जो है वो हिंदू है, तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। याद हो जाएगा, बन जाएगा। एक और नाम भारत का है जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप, ठीक है, क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप नाम जो है ये आपको वेदों में देखने को मिलेगा। वेदों में, जैसे जैन ग्रंथों में, से बौद्ध ग्रंथ में, तो वेद, जैन और बौद्ध ग्रंथ में
भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो 5 जगह है, ये 5 नाम से भारत को जाना जाता था। आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और जम्बूद्वीप। अभी वर्तमान में आप लोग भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जानते हो। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया, फटाक से बताओ जी। हिंदुस्तान नाम देने वाले का नाम था ईरानी। वहीं हिंदुस्तान के अलावा इंडिया नाम देने वाले कौन थे, यूनानी। और जम्बूद्वीप का नाम पहले वेदों, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है भारत का नाम। तो ये हो गया आपका भारत का नामकरण। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो जियोग्राफी है ये 2 शब्द से बना है, जियो धन ग्राफी। ये दोनों के दोनों 2 यूनानी शब्द है। ठीक है, 2 यूनानी शब्द है। ये वर्तमान में यही ग्रीस कहलाता है। ठीक है, तो 2 यूनानी शब्द से मिलकर बना है ये जियोग्राफी। और यूनानी लोगों ने भारत का नाम इंडिया दिया, याद रखना। ठीक है, इंडिया। चलो भाई, तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको दिमाग में सेट। और प्रश्न यहां पर यही पूछेगा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदू मतलब रानी। तो क्वेश्चन मेरा पहला है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है, ईरानी ने, दूसरा यूनानी ने, तीसरा बौद्ध धर्म ने, चौथा जैन धर्म के द्वारा दिया गया। बताओ, हिंदुस्तान नाम तो हिंदू कौन है, रानी है, तो ईरानियों ने नाम दिया। अगर मेरा प्रश्न यहां पर यही बनता और प्रश्न ये बन जाता, इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम किसने दिया? तो ऑप्शन आपके पास अगर यही चारों हो तो यहां पर तो ऑप्शन, यहां का आंसर क्या होगा? यहां का आंसर तो आपका ईरानी होगा। लेकिन इस प्रश्न पे ऑप्शन यही रहे तो इंदु से याद रखना, इंदु। और इंदु किसके साथ खिलती है? नानी के साथ। तो याद रखना ऑप्शन के हिसाब से यहां पर आंसर 2 होगा, यूनानी। बन जाएगा। यही 2 ज्यादातर पूछ देता है, तो आपसे ये चीज बनना चाहिए। बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यहां तक ओजेश्वरी स्पेशल छत्तीसगढ़ ब्लॉग बन जाही। चलो खत्म। आ जाओ, और थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं मैं अब गाड़ी की। अगला गियर लगाते हैं। भारत का क्षेत्रफल आ जाओ कितना कितना है, फटाफट देख लो। सामान्य जानकारी के तौर पर सब पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल वर्तमान में याद रखना 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत फैला है। कुल इसमें कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना 7वां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में भारत कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, याद रखना। 7 के पहले कौन कौन से देश हैं? तो लो भाई, ये 7 देशों के नाम को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यहां पर अगर जाओगे तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहां पर पहला सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा बड़ा देश कनाडा, तीसरा बड़ा देश अमेरिका, चौथा बड़ा देश चीन, पांचवा बड़ा देश आपका ब्राजील, छठवां बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वां बड़ा देश जो है वो है भारत। तो ये सीक्वेंस को याद रखना कि सबसे बड़ा देश पूरे इस पृथ्वी पर जो है वो रूस है, रूस। दूसरा बड़ा देश जो है वो कनाडा है, तीसरा बड़ा देश जो है वो यूएसए है, चौथा बड़ा देश ये चीन है, पांचवा बड़ा देश ब्राजील है, और छठवां बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और हमारा भारत
सातवां बड़ा देश है? बताओ, ये बन जाएगा? तो इसमें ट्रिक तो बस यही है जी, आपको बस ये लाइन याद रखना है। इधर से गाड़ी पलटनी है, गाड़ी चली इधर, फिर गाड़ी चली नीचे, फिर गाड़ी चली इधर, फिर गाड़ी चली इधर, फिर गाड़ी चली इधर, फिर गाड़ी चली यहाँ पर। तो ये देख लो, यहाँ से गया मुंबई, मुंबई से गया जहाँ जाना है वहाँ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये डायग्राम याद रहेगा तो ट्रिक की जरूरत क्या है बताओ? स्पेशल छत्तीसगढ़। तो ये डायग्राम दिमाग में सेट हो गया और आप सभी को पता है कि हमारे भारत 7वां नंबर पर है। भारत के सिर के ऊपर यहाँ पर चीन बैठा है, चीन के सर के ऊपर में यहाँ पर रूस बैठा है। इधर तीसरे से उत्तरी अमेरिका याद रखना, च से 4, च से चीन याद रखना, कनाडा डा डा दूसरा, ये कनाडा को याद रखना, और ये 5वां है ब्राजील और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये डायग्राम याद रहेगा तो आपको 7 बड़े देश का नाम भी याद रहेगा। ठीक है, डायग्राम याद रहेगा कि नहीं? ये देखो, इस दिशा में चलना, बस डायग्राम के साथ बन जाएगा। तो 7 बड़े देश का नाम याद हुआ। ओके, तो भारत 7वां बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, और इस 7 अंक में जो बीच का अंक है ये वाला 7 है। इधर 3 है, इधर 3 है, यहाँ 2 आया तो यहाँ पर 2 आया। 7 के पहले 6, 7 के बाद 8, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। और क्या ट्रिक बताना इसमें? ठीक है, ये हो गया हमारा भारत का क्षेत्रफल। देश में भारत, पूरे देश में भारत 7वां बड़ा देश है, याद रखना। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, तो ये क्षेत्रफल भी आपका खत्म। आ जाओ, क्षेत्रफल भी खत्म। याद रखना, अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में भारत जो है सबसे पहले नंबर पर आ गया है अब तो। ठीक है, हालांकि सर जी सीजी पुलिस का रजिस्ट्रेशन एक जगह से होगा कि 1-2 जगह से कर सकते हैं? ये कैसा प्रश्न है भाई? रजिस्ट्रेशन आप एक जगह से ही करो। ठीक है, एक मिनट है ना। ठीक है, सीजी पुलिस का रजिस्ट्रेशन एक जगह से करो भाई। ठीक है, अलग अलग जगह से करोगे तो फिर हो गया। ठीक है, ओके संजय, एक ही जगह से करना है। चलो, भारत का जनसंख्या के हिसाब से अगर देखूं तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत बहुत सारे जनसंख्या, भारत में जनसंख्या ही जनसंख्या है। आज वर्तमान में अगर देखोगे तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़ था, आज 141 करोड़ हो गया है भारत का जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है तो उसमें से अकेले भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखोगे तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 17.4% तक फैला है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना, जिसमें भारत 100 है ना, अरब में चले जाएगा ये, तो 1 अरब और अगर इसके लिए साथ लिखूं तो 121 करोड़। ठीक है, तो 1 अरब 21 करोड़ या 121 करोड़ भारत की जनसंख्या, जो पूरे विश्व का 17.5% है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो भाई, चलिए यहां तक भी दिमाग में सेट हो गया। जनसंख्या वाला चीज खत्म। आ जाओ, भारत की स्थिति और अवस्थिति कैसी है इसको भी मैं फटाक से बता देता हूं। काफी स्पीड में अब बढ़ाऊंगा ना मैं गाड़ी को, अभी तो थोड़ा शुरू है करके लग रहा होगा, लेकिन हर चीज एकदम ज्यादा नहीं पढ़नी है, जितना भी पढ़ाऊंगा उसको तो याद करना ही है। तो अवस्थिति तथा विस्तार, अगर हम बात करें भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसका विस्तार है, तो भारत जो है वो
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखना। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया है। इस एशिया महाद्वीप में भारत है। और इस एशिया के अंदर कहाँ पर है? तो इसके नीचे दक्षिण एशिया है। इस दक्षिण एशिया में हमारा भारत है। अब दक्षिण एशिया किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, दक्षिण एशिया के अंतर्गत क्या है? तो यहाँ दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में कुल 5 देश शामिल हैं, जिसमें से हमारा देश भारत भी एक है। तो 5 देश में क्या नाम याद रखना? पाकिस्तान शामिल है, भारत शामिल है, नेपाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, और क्या छूट गया? एक ठो भूटान। तो ये 5 देश शामिल है, याद रखना। तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? एशिया है। एशिया में क्या है? दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश हैं, जिसमें से हमारा देश भारत एक है। तो भारत की स्थिति और विस्तार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारत इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको मैं एक बार नक्शे में दिखा दूं आपको। यहाँ पर ये मेरे पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा उत्तर है, इसलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये बात मैंने बताया था, ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, अगर मैं इसमें उत्तरी गोलार्ध को यहां रख दूं, इसको अगर मैं इसी में डिवाइड करके लिख दूं कि ये हिस्सा को 20 से और डिवाइड कर दूं, तो इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। तो एक तरीके से ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। मतलब हम सबको पता है भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये है पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध जहां पर भारत स्थित है जी। तो भारत कहाँ है? इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। यहां पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और इसी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एक हिस्सा ऐसे पूरा फैला है एशिया, और इस एशिया में ये वाला भाग कहलाता है आपका दक्षिण एशिया, और इस दक्षिण एशिया में यहां पर ये वाला पूरा भाग कहलाता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा देश भारत यहां पर बैठा है। समझ में आई बात? क्या बोला मैं? ठीक है। श्रीलंका नहीं है जी मनोज कश्यप, श्रीलंका उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, ठीक है। उपमहाद्वीप में आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही शामिल होगा, ठीक। तो ये है भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, क्लियर। अब देखो, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है ये 0 डिग्री पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये 0 डिग्री 1 2 3 होते होते काउंट होते होते जब यहाँ पहुँचेगा तो ये 90 डिग्री हो जाता है। मतलब भारत की स्थिति और विस्तार कितने डिग्री पर है ये भी आपको मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तुरंत के तुरंत अभी। तो भारत की स्थिति और विस्तार अगर हम देखें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में तो है, लेकिन उत्तर अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो एक बार कि उत्तर और पूर्वी अक्षांश क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लो। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो वे रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर जाती है, जिसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है,
उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखा जो भूमध्य रेखा कहाँ जाए, समानांतर जाए, तो भूमध्य रेखा के समानांतर लो भाई, 1 2, ये रेखाएं गिनती में ऊपर की तरफ जाओगे तो कुल 90 हो सकती है। ठीक है, तो अगर जाओगे तो ये पूरी गिनती करते करते जब पहुंचोगे तो ऊपर की तरफ है, इसलिए इसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा पूरा उत्तरी अक्षांश कहलाता है। ठीक है, और यही नीचे की तरफ अगर मैं बना दूं तो ये नीचे वाला क्या कहलाता है, आपका दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। तो ये पूरा दक्षिण अक्षांश कहलाता है। ठीक है, अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ देती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ देती है, वो रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये देशांतर रेखा को अगर देखोगे तो पूरा ऐसे करके जाओगे तो इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं आपकी देखने को मिलेगी। तो इस तरफ की देशांतर रेखा पूर्व की तरफ है, इसलिए हम इसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। चूंकि इस तरफ की देशांतर रेखा पश्चिम की तरफ है तो इसे हम पश्चिमी देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम याद रखना। उत्तर अक्षांश समानांतर है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई रेखा अक्षांश रेखा, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। लेकिन देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान नहीं होती, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और होती है। ये देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी हो सकती है, तो ये 360 डिग्री हो सकती है। मतलब 360 देशांतर रेखाएं, ये पृथ्वी, इसको ऊपर से नीचे अगर खींचूं तो पूरा एक चक्कर खींचने में, मुझे पूरा एक सर्कल खींचने में 360 लाइनें खिंचा जाएंगी। वही अगर अक्षांश रेखा की बात करूं तो ये 0 डिग्री 1 हुआ और यहां से एक करते करते 90 पर पहुंचे, वैसे यहां से एक करते करते यहां 90 पे पहुंचे, तो ये कितनी हो गई, ये 90 प्लस 0 डिग्री वाला 1, तो कितना हो गया 181। तो यहां पर अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो कुल अक्षांश 181 होती है, कुल अक्षांश 181 होती है, और कुल देशांतर कितनी होती है, याद रखना, कुल देशांतर होती है 360। ठीक है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी 181, कुल देशांतर की संख्या कितनी 360। लेकिन इस अक्षांश में दो ठोक क्या है, बिंदी है, तो ये अक्षांश बिंदु कहलाती है। तो अगर प्रश्न कभी डिटेल में जाए, पूछ दे कि अक्षांश बिंदु कितनी है, तो अक्षांश बिंदु 2 है, और अक्षांश पूछे तो 181। तो बिंदु को अगर मैं हटा दूं तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी, बताओ। अगर मैं बिंदु को हटा दूं तो कुल अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी, तो अक्षांश रेखा 181 में 2 घटा दो तो 179 अक्षांश रेखा होती है। तो अगर प्रश्न पूछे कुल अक्षांश कितनी है तो 181 है। अगर प्रश्न पूछे कि कुल अक्षांश बिंदु कितनी है, अक्षांश 181, अक्षांश बिंदु 2 है, और अक्षांश रेखा, तो ये 2 बिंदु को घटा दूंगा इस रेखा में तो 179 होती है, और देशांतर तो 360 ही होती है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट? तो हमारा भारत देश कहां पर है बताओ, हमारा भारत जो है वो यहां पर बैठा है, यहां पर हमारा भारत बैठा है। अगर मैं अक्षांश के हिसाब से अगर इसकी विस्तार की बात करूं तो भारत जो बैठा है ये इस अक्षांश से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो जाती है। तो उस हिसाब से भारत का विस्तार कितना हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर देशांतरी विस्तार की बात करूं तो भारत ऐसे करके बैठा हुआ है,
तो देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो देशांतर विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये वाला जो देशांतर विस्तार यहाँ लिख रहा हूँ ये 68 डिग्री 7 मिनट से, ये देशांतर विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी दिशा में? तो पूर्वी दिशा में, याद रहेगा। तो भारत की स्थिति और विस्तार कैसी है बताओ भाई। तो भारत की स्थिति और विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब इसमें किसी को कोई डाउट और दिक्कत है तो प्रश्न पूछ सकते हो। सिम खिंचा जाऊंगा बोल रही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रश्न? और 6 डिग्री 45 मिनट होगा क्या सर? नहीं होगा। हम अगर बात भारत की मुख्य भूमि की करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा, लेकिन भारत की भूमि अभी मैं कनेक्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। देखो, अगर भारत के विस्तार की बात करोगे तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पूरा लिखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, याद रखना। ठीक है, अगर पूर्व देशांतरी विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीज को याद रखना। अब भारत को मैं ले आता हूं। आज भारत, ये देखो, ये है मेरा भारत। अभी अभी मैंने जो बताया वो सारी चीजें यहां पर समझना। यहां पर मैंने बताया तो ये वाला विस्तार जो शुरू होता है ये 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर है? तो पूर्व देशांतर है, लेकिन भारत का स्थान, लेकिन ये पूर्वी देशांतर में आता है। ये वाला हिस्सा कहां तक गया? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक गया। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे की तो ये वाला स्थल ये शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ विस्तार है ये कितना बताया? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया। लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो शुरू होती है वो यहां पर अंडमान निकोबार के पास है, और अंडमान निकोबार वाला हिस्सा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। भारत की भूमि, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, लेकिन अंडमान निकोबार भी भारत का ही है, तो उसकी जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 से शुरू होती है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर भारत की बात है तो 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये वाला भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। तो ये भारत की मुख्य भूमि है, और ये वाला केवल भारत बोले तो भारत की भूमि में आपका 6 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो भारत का स्थिति और विस्तार बन जाएगा सबसे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया भारत की स्थिति और विस्तार, जहां हमने अक्षांशीय विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार सब चीज पढ़ लिया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं जी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, नहीं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक,
बाकी मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मुझे फटाक से बताओ जी। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। पहला, विकास वाले दार्शनिकों के नाम बताया, जनक कौन है बताया। उसके बाद मैंने बताया भारत का नामकरण क्या क्या था ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत का क्षेत्रफल कितना है। फिर भारत की जनसंख्या देखोगे तो ये मोटा मोटी देखा हमने। उसके बाद अभी हमने क्या देखा जी, अभी हमने भौगोलिक स्थिति देखी। तो 5 चीजें दिमाग में सेट करना, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, और थोड़ा सा आपको मैंने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताया। अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है। अब इतने चीजें दिमाग में आज सेट करना। उसके बाद कल मैं भारत का नक्शा बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, भारत का नक्शा। तो ये चीजें जो भी चीज पढ़े, एकदम ज्यादा भी पढ़ लोगे तो पार हो जाओगे। कुछ नहीं से अच्छा शुरू कर देता हूं, मैंने ये सोचा और शुरू कर दिए, तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो प्रश्न यहां से बिल्कुल बनेंगे, जो भी आपका मैंने बताया है नॉर्मल चीजें, ये सब चीजें आपको याद हो जाना चाहिए जी, ठीक है जी। ओके, ओजेश्वरी कैलाश। तो ये मेरा भारत का भूगोल का हो सकता है क्लास को मैं अल्टरनेट फॉर्म में लूं। जिस दिन अगर मैं एमसीक्यू नहीं लिया उस दिन क्लास होगी, और जिस दिन क्लास लिया उस दिन एमसीक्यू नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू को भी लेने के लिए, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो 2 दिन के गैप में एमसीक्यू होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होगा और अपन कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखें फिर। चलिए, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास। आज आपका भारत के भूगोल का पहला क्लास था, इसको अच्छे से पढ़े। अगली क्लास में मैं और स्पीड कराऊंगा, और जहां से प्रश्न बनता है उसको फोकस करेंगे। तो अगली क्लास में मैं नक्शा बनाना तो सिखा दूंगा, उसके बाद कहां कहां से प्रश्न बनता है वो सबको खत्म करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास। राधे राधे।